लेट्स स्टार्ट। एंट्रोपी। आज हम लोग देखेंगे एंट्रोपी के बारे में। ऐसे मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को समझ में आता है कि रियल सेंस में वो क्या कहते हैं। जैसे कि एनर्जी के बारे में हमको पता है, वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, लेकिन एंट्रोपी के बारे में हम सब कुछ कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो एंट्रोपी कहता क्या है? एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। मतलब कि किसी सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को ही शो करता है एंट्रोपी, ठीक है। एक दुकान में देखते हैं या फिर किसी मॉल में देखते हैं तो देखते हैं कि सारे सामान जो होते हैं किसी ऑर्डर में, मतलब कि सही जगह पे अरेंज किए हुए रहते हैं, ठीक है, वो इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं तो वो दुकानदार को वो सामान को देने में कितना सारा दिक्कत होता है और सारे कस्टमर को संभाल नहीं पाते। मतलब कि उसको जो आउटपुट चाहिए सारे सामान को बेचना, वो नहीं बेच पाता। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या है, ये एक घर है जिसमें कुछ आदमी फंसे हुए हैं। वो सारे आदमी को बाहर निकलना है, तो लेकिन सारे आदमी क्या कर रहे हैं, किसी भी दीवार को फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी भी दीवार को फोर्स लगाने से क्या कोई एक दीवार टूट जाएगा क्या? अगर सारे मिलकर एक दीवार को फोर्स लगाते तो शायद एक दीवार टूट जाता, क्योंकि वो सारे आदमी एक प्रिसाइज डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मिलकर फोर्स लगाते तो सारे आदमियों का जो फोर्स था, नेट फोर्स ज़्यादा होता एज कम्पेयर टू एक या दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सारे आदमी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में नेट फोर्स जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पिछले वाले केस में। तो हो सकता है ये दीवार कमज़ोर हो तो ये गिर जाएगा और सारे आदमी निकल जाएंगे। तो इस केस में क्या दिखा रहा था कि सारे आदमी किसी भी डायरेक्शन में डिसऑर्डर वे में फोर्स लगा रहे थे। तो ये डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को ही शो करता है एंट्रोपी। ये तो रियल लाइफ सेंस में समझ लेंगे। तो एंट्रोपी जो है हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, इसको थर्मोडायनामिक्स वे में अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी व्हिच इज अनअवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। मतलब कि थर्मोडायनामिक्स में कैसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हम लोग हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, उस थर्मल एनर्जी का क्या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो पाता है? क्या नहीं होता है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता है? कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है वेस्टेड चला जाता है। तो वो वेस्टेड जो एक्सटेंड को बताता है वही है एंट्रोपी। एक्चुअल में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी का ही प्रिंसिपल देता है, एंट्रोपी को ही बताता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं आईसी इंजन को कंसिडर करके, ठीक है, आईसी इंजन को कंसिडर करके। तो इसमें देखते हैं कि आईसी इंजन है मतलब कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, हमने फ्यूल को डाला, उसका कंबशन हुआ तो हमको गैसेस मिला, मतलब कि गैसेस प्रोडक्ट्स मिला। वो गैसेस प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि सारे गैसेस प्रोडक्ट्स जो हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मेरा पिस्टन है, और पिस्टन का मूवमेंट से ही हम लोग को पावर मिलता है और वर्क डन मिलता है, इंडिकेटेड पावर मिलता है, जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो अगर सारी मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक डिफिनेट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है जो हम लोग हीट एनर्जी दिए हैं वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसे एक्चुअल केस में पॉसिबल नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में देखते हैं तो एक्चुअल में इस तरीके से जब कंबस्शन होता है तो सारे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डिसऑर्डर्ड वे में, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं और कहीं भी फोर्स लगाते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही जो पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं, इसलिए हम लोग को यूजफुल वर्क वो नहीं मिल पाता जो कि हम लोग इनपुट में हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये था थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अगर हम देखते हैं, अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस है तो सॉलिड में हमको पता है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एकदम ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। तो मान के चलते हैं कि सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्डर वे में अरेंज हैं, ठीक है। अब जैसे ही सॉलिड को हम हीट एनर्जी दिया, ठीक है, हीट एनर्जी दिया तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े डिसऑर्डर्ड हो गए, मतलब कि इधर उधर बिखर गए मॉलिक्यूल्स। फिर उसको, इस लिक्विड को हमने हीट एनर्जी दिया तो ये लिक्विड क्या हुआ, फिर डिसऑर्डर्ड हो गया, मतलब कि गैसेस में कन्वर्ट हो गया और इसमें डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गया। मतलब कि हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है और रैंडमनेस बढ़ रहा है, जो कि एंट्रोपी को बताता है। मतलब कि हीट एनर्जी देने से एंट्रोपी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस को शो कर रहा है। तो अगर हम लोग समराइज करें कि एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी कहता है कि किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस अगर है तो वो
इंट्रॉपी है। ठीक है, तो हमने आईसी इंजन के केस में देखा कि उसमें गैसेस किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रहे थे, एक पार्टिकुलर डिफिनेट प्रिसाइज डायरेक्शन में नहीं लगा रहे थे फोर्स, जिसके कारण हमको पूरा यूजफुल वर्क नहीं मिल रहा था। उस घर वाले केस में देखा कि सारे लोग किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, किसी प्रिसाइज डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे थे, जो कि डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को शो करता है, वही बताता है एंट्रोपी को। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा एंट्रोपी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।